हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस श्रृंखला में यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हमने फिजिक्स सेक्शन से कुछ टॉपिक्स को कवर किया था और वो टॉपिक्स थे पिछले वीडियो में मात्रक, इकाई, मापक यंत्र एवं पैमाने और यांत्रिकी। आज हमारा जो डिस्कशन शुरू होगा वो गुरुत्व के अधीन गति से होगा। इस टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। क्योंकि ये विराम अवस्था से है यानी u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे u जो होता है इनिशियल स्पीड को डिनोट करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान वेट जो है वो 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा। इसको सॉल्व किया गया है। समान त्वरण वाली वस्तु की गति के लिए सूत्र है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s जो होता है डिस्टेंस को डिनोट करता है, u इनिशियल स्पीड, t टाइम टेकन। क्योंकि यहाँ u 0 है तो ये जो इक्वेशन होगा ये 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हम a की वैल्यूज निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो अब जो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, गति के द्वितीय नियम के अनुसार F इज इक्वल टू m है, तो यहाँ m और a के वैल्यू को रखेंगे तो 14,000 न्यूटन आएगा। तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये घट जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। किसी घूर्णन करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने में कितना होगा। तो हम जानते हैं जैसे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। तो यहाँ पे हम 100/6 वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो इसमें होगा कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि ये मुक्त पतन है यानी फ्री फॉल है। ये एटमॉस्फेयर से जो है वायु प्रतिरोध इसमें जो है नगण्य है, इसलिए किसी भी समय उनका वेग जो है समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो ये क्या होगा। तो ये लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण यानी एक्सेलरेशन से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल जो है शून्य हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना है। तो हमने डिस्कस किया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे g से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एक सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में, ठीक है, निर्वात में यहाँ पे अगर इसको एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा इसमें से। तो इसका देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। तो पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, ये भी गलत है। लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, ये भी गलत है। तीनों एक साथ पहुंचेंगे क्योंकि ये निर्वात में इसको गिराया जा रहा है। फ्री फॉल का कंडीशन है, जहाँ पे वायु प्रतिरोध है, जो हमने डिस्कस किया था, वायु प्रतिरोध जो है नगण्य है, इसके कारण सभी जो है एक साथ गिरेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि गैस के अणुओं का पलायन वेग, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। पलायन वेग आप जानते होंगे पृथ्वी का लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चंद्रमा का पलायन वेग कम होने के कारण गैस अणुओं का मूल माध्य वर्ग RMS वेग
उसके तुल्य या अधिक हो जाता है, जिससे वे अंतरिक्ष में निकल जाते हैं, इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी के समान वातावरण नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा इसमें? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं, मास, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, ठीक है, क्योंकि इस पे जो जी का भार यानी वेट इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, क्योंकि यहाँ जी में परिवर्तन होगा इसीलिए भार परिवर्तन होगा। द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है, को इंग्लिश में बोलते हैं मास, मास कहीं भी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये हो जाएगा, भार में परिवर्तन आएगा, वेट में चेंज आएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पे यही दिया गया है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये लगभग 1/4 हो जाएगा अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम डबल कर दें तो। ये इस फॉर्मूला से है, F इज इक्वल टू जी कॉन्स्टेंट m1 m2 बाई आर स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो स्थूल पदार्थ के गुण से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का व्यतिकरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। हाँ, दिन में पानी पर साबुन की फिल्म, यह इंटरफेरेंस के कारण होता है। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, जिसको हिंदी में ऊर्ध्वापवर्तन कहते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ दिया गया, ऊर्ध्वापवर्तन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वहीं गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन निक्षेपण जो होता है डिपोजिशन कहलाता है, ठीक है। जो सब्लिमेशन में होता है वो सीधे जो है सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। बीच का जो स्टेट होता है लिक्विड स्टेट उसको वो स्किप कर देता है और सीधे गैस स्टेज में पहुंच जाता है, और जो इसका उल्टा होगा उसको डिपोजिशन कहेंगे, जो कि सीधे गैस से सॉलिड बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। जो बर्नौली का सिद्धांत है वो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ पे, जिसमें कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों जो होती है कांस्टेंट होती है। साथ ही साथ इसमें प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उसको भी ऐड किया जाता है, और ये तीनों जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब इसमें ऑप्शन क्या क्या है? पानी फर्श पर फैल जाएगा? नहीं। बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा? नहीं, ये भी गलत है। पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा? ये भी गलत है। जल स्तर नहीं बदलेगा? ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये। अतः बर्फ के टुकड़े से पिघलने पर वह जल उसी भार को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कार्य पृष्ठ तनाव से होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है, एटॉमिक अट्रैक्शन। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद गोलीय होती है क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति की निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, इसलिए जो वर्षा की बूंद होती है उसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, श्यानता से तात्पर्य यहाँ विस्कोसिटी से है, ठीक है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो किसमें? तो शहद में होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। श्यानता क्या होती है? तो ये क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस, मतलब कोई भी लिक्विड के दो जो सरफेस होते हैं उनके बीच जो फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, वो एक दूसरे के मूवमेंट को जो है अपोज करता है, उसी को हम श्यानता बोलते हैं या विस्कोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया है सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है? शहद, फिर खून, फिर जल, फिर वायु, ठीक है। ये जो क्रम है ये याद रखना है, ये अगली बार हो सकता है कि क्रम में पूछ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि
क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी का उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी उबलने का तापमान लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड है, जिसमें पहला क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है। तो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी, तीव्रता और आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर माना गया है और एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू दिया गया है 3200 से 8600 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, एनसीईआरटी में इस पुस्तक इसमें सीमा दिया गया है 400 से 700 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो ये हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है दो कैंडेला एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। तो ये 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है ज्योति फ्लक्स। ठीक है, लाइट फ्लक्स जो है का एसआई मात्रक जो है वो ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स को एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ इज इक्वल टू होता है 4 पाई एल। ठीक है, यहाँ पे जो ल्यूमेन है दिया गया है, जो कैंडेला है ये दिया गया है। तो 4 पाई इंटू 2 इज इक्वल टू 8 ल्यूमेन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। यहाँ पर जो कैंडेला है वो ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी है उसका मात्रक है। हमारा क्वेश्चन है सही कथन चुने, और जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है पहला, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। ठीक है, तो इसमें जो विबग्योर वाला फॉर्मूला है उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं तो ये क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। ये बढ़ते हुए वेवलेंथ की तरफ है, तो हम एक एक जो ऑप्शन है उसको चेक करेंगे। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, तो ये गलत है क्योंकि रेड का प्रकाश जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमें उत्तर मिल गया है, लेकिन हम आगे भी इसमें डिस्कस करके देखते हैं। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी बी हरे प्रकाश से ज़्यादा नहीं है, ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है पीले प्रकाश से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। तो ये शीशा में न्यूनतम होती है प्रकाश की गति। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। जिस वस्तु का या पदार्थ का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो ये प्रिज्म के द्वारा संभव है। वर्ण विक्षेपण को जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ प्रकाश के अवयव वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें प्रिज्म जो होता है ऐसे किया जाता है, यहाँ से व्हाइट लाइट जाता है जो कि 7 जो विबग्योर वाले कलर हैं उनमें बढ़ जाता है, इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहड़े में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए होता है क्योंकि मतलब कि कोहड़े में जो दूर की वस्तु है उसको क्यों नहीं हम देख पाते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बी, क्योंकि अधिकतर प्रकाश जो है बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है। जो हमने यहाँ पे विबग्योर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, विबग्योर, यहाँ पे स्कैटरिंग जो होता है वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है, और रेड का जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है। तो इस पर हम आते हैं वापस। जैसे ही प्रकाश
कोहरे की बूंदों से गुजरता है तब कोहरे की महीन जल बूंदें प्रकाश को बिखेरती हैं, इसलिए दूर की वस्तुओं का कॉन्ट्रास्ट घट जाता है और इस बिखराव के कारण दूरस्थ वस्तुओं में आभासी अस्पष्टता उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? तो ये आवृत्ति कहीं नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं बदलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो हमने डिस्कस किया था प्रिज्म के माध्यम से। एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है प्रिज्म से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ये तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने से पर पारा वाष्प, ठीक है, उसमें भरा जाता है। अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती हैं। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रदीप्तिशील पदार्थ जो कि फास्फोर का लेप होता है की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है ट्यूबलाइट में ठोस धातु जो है किसका प्रयोग किया गया है उस पर निर्भर करता है। हाँ, ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु होता है तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। बहुत बार पूछा जाता है अदर पीसीएस में कि ट्यूबलाइट में कौन सा ये भरा रहता है, तो पारे की वाष्प होती है और इसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? हमने डिस्कस किया था आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी हो जाएगा उसका उत्तर। लेकिन उसका जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ और वेग जो है वेलोसिटी वो बदल जाती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस तरंग और कण दोनों के समान इस थ्योरी को प्रूफ किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में कि प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त करने के लिए एक नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या विवर्तन झंझरी में यदि नीली रोशनी की किरण की जगह पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो नीली रोशनी की तुलना में तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ये एक्चुअली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रकाश और उसके जो घटक हैं या स्पेक्ट्रम है उनको विभाजित करने के लिए डिफ्रैक्शन और जो इंटरफेरेंस है के सिद्धांतों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश का वायुमंडल में रेले प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल के सूक्ष्म कण लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित करते हैं। नीले और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। हमने ऊपर डिस्कस किया था बैंगनी प्रकाश कम दिखाई देता है, इसलिए प्रकीर्णित नीला प्रकाश प्रमुख रूप से हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। अगला क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे से समझाया जा सकता है? तो ये रिफ्रैक्शन से समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए
जिम्मेदार है? तो ये प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। छाया की उत्पत्ति के लिए प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार आवश्यक है। छाया का निर्माण तब होता है जब किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के किसी हिस्से या भाग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। इससे लेंस का बड़ा भाग प्रकाश के लिए अवरुद्ध हो जाता है और केवल कुछ छोटे छोटे हिस्सों से ही प्रकाश किरणें गुजर पाती हैं। इससे लेंस का प्रभावी अपर्चर घट जाता है और घोड़े का प्रतिबिंब कम चमक वाला बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f इज इक्वल टू जो है 10 सेंटीमीटर है। पानी में डुबोने पर वह कैसा कार्य करेगा? तो ये जो उसका तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा जो फोकल लेंथ जो कि ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर से, एक उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी तथा वह उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, इसको प्रूव किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जिसको कि मायोपिया कहा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि मायोपिया कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ई। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु आसानी से देख पाता है पर दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ठीक है, और इसके निवारण के लिए कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा फिर अगला क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता हम दूर की वस्तुएं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। निकट दृष्टि दोष के किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो हमने डिस्कस किया कि कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, ये इसमें इसे क्या बोलते हैं? तो ये निकट दृष्टि दोष है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है, जब एक टेलीस्कोप को अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो क्षमता है इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि विभेदन क्षमता अभिदृश्यक लेंस व्यास d के अनुक्रमानुपाती होता है। विभेदन क्षमता या रिजॉल्विंग पावर एक अभिदृश्यक लेंस की दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता है। रिजॉल्विंग पावर ये भी पूछा जा सकता है, विभेदन क्षमता क्या है? तो यह अभिदृश्यक लेंस की दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? क्योंकि हम फोकस दूरी हो जाता है वो 1/, लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है, तो इसको हम रखेंगे फॉर्मूला को, तो 0.5 मीटर विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है क्या? तो ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ये अनंत होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। अगला क्वेश्चन है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो विजिलेंस दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है।
क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया के जो दृश्य होता है उसको दिखाता है, इसीलिए इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये उत्तल लेंस से बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है? तो ये अवतल है। कॉन्केव मिरर में व्यक्ति को अपना जो प्रतिबिंब है अपने से बड़ा लगता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास है, और मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।